आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका यानी जुडिशरी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता होती है इत्यादि में उसका विशेषा क्षेत्र अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और न्यायाधीशों पे कैसे महाभियोग चलाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक किन किन न्यायाधीशों पे महाभियोग चलाया गया उनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। ये लास्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट टर्म का। न्यायपालिका यानी जुडिशरी शासन के 3 अंगों में से एक अंग होता है, यानी शासन के जो 2 अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये शासन के 3 अंग हैं। इन 3 में से एक न्यायपालिका है और ये क्या करती है, कानूनों की व्याख्या करने और उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। यानी अगर न्यायपालिका को कोई कानून लागू किया है, अगर कोई उल्लंघन कर रहा है उसका कोई व्यक्ति, तो उसे दंडित कर सकती है। यानी जो न्यायपालिका है, जजेस बैठते हैं जिनमें, ये हमें स्वतंत्रता की क्यों आवश्यक है, ये न्यायपालिका हमें स्वतंत्र क्यों चाहिए, मतलब क्या कारण ऐसे होने चाहिए कि जो न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमें ज़रूरत क्यों है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का। ये दूसरा क्वेश्चन है। कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित हेतु हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यानी जो कानून है उसके शासन की रक्षा करने के लिए और जो कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के हेतु। जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो उसकी रक्षा करने के लिए हमने अध्याय 2 में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। विवादों को कानून के अनुसार हल करने के लिए, यानी विवाद वो मार झगड़ा लड़ाई देखते हो आप न्यायालय में न्याय के लिए जाता है, उन विवादों को, यानी बड़े विवाद जैसे बाबरी मस्जिद इत्यादि, हिंदू मुस्लिम विवाद इत्यादि बहुत से बड़े विवाद होते हैं, उनको कानूनी रूप से के अनुसार हल करने के लिए, हल और इंसाफ देने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। चौथा है ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, अगर किसी एक व्यक्ति का शासन होगा तो तानाशाही हो जाएगी, इसलिए वो न्यायपालिका ये सुनिश्चित कर देती है कि लोकतंत्र जगह की किसी एक व्यक्ति या समूह को तानाशाही नहीं ले ले। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होती है, यानी उनकी नियुक्ति कैसे होती है न्यायाधीशों का, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों होती है। जो उच्च और उच्चतम न्यायालय है, हमें आज देखेंगे कितने प्रकार के 4 न्यायालय हैं, इसकी संरचना देखेंगे आगे इसी चैप्टर में। उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके अनुसार व श्रेष्ठ के आधार पर होती है, यानी उनके अनुभव और श्रेष्ठता के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष उच्च और उच्चतम न्यायालय की वकालत की हो। यानी कहने का मतलब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, अनुभव और श्रेष्ठता के आधार पर होगी नियुक्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। याद रखना, अधिकतर नियुक्तियां जितनी भी हैं आपके बुक में वो राष्ट्रपति ही करता है, एक बात ये याद रखना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, अब आप ये योग्यता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, क्या होगा कि कम से कम वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यानी नीचे जो अदालतें हैं उनमें न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष तक उच्च या उच्चतम न्यायालय का वकालत की हो, यानी वकील रहा हो अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त होना चाहता है तो। उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, यानी जो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी उनसे कम जूनियर आप कह सकते हैं न्यायाधीश होते हैं। 2019 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी से बढ़ाकर 34 कर दी है। यानी जो पहले 2019 से पहले न्यायाधीश थे वो 31 ही थे। अब क्या किया, जो बीजेपी गवर्नमेंट आई बीजेपी गवर्नमेंट, उसने क्या किया कि जो न्यायाधीश 31 को बढ़ाकर 34 कर दिया। अब जो सर्वोच्च न्यायालय उसके उच्चतम न्यायालय है उसमें 34 न्यायाधीश होंगे, उसकी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होगा, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। अब 1973 में क्या हुआ,
3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ये स्टार पॉइंट है, ये 1 नंबर में पूछ सकता है एमसीक्यू में भी, तो आप याद रखें। ये एक ऐसे न्यायमूर्ति थे जिन्होंने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की योग्यता को ठुकरा कर ना इन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया, मुख्य न्यायाधीश यानी मेन इन्हें न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद 1975 में न्यायमूर्ति HR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति MS बेग की नियुक्ति की गई। यानी 1975 में क्या हुआ, न्यायमूर्ति HR खन्ना को जो थे उन्होंने न्यायमूर्ति के लिए वो योग्यता को छोड़ते हुए NH बेग की नियुक्ति कर दी गई न्यायाधीशों में, बड़े न्यायाधीशों में। अगला है भारत जैसे देशों में न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है और उसको सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे अपने आप को रखती है कि वो उस पर कोई दबाव नहीं रहता, और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बन जाता है, यह 6 नंबर में पूछता है। पहला है नियुक्ति का तरीका कैसे। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति एक तो करेगा, न्यायिक सदस्यों की सलाह से करता है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नियुक्ति में दलगत राजनीति का कोई भूमिका नहीं होती, यानी विधायिका को पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जो न्यायमूर्ति है, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति में विधायिका की कोई भूमिका नहीं होती, किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा, यानी वर्क उनकी जो कार्यकाल चल रहा होता है वो सुरक्षा। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वह सेवानिवृत्ति होने तक पद पर बने रहते हैं, यानी जब तक सेवा करें जब तक पद पे बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष समिति में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, अगर कोई न्यायाधीश संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करता है, यानी रूल के नियम के खिलाफ जाके काम करता है, तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय का भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं, यानी कार्यकाल पूर्ण रूप से सुरक्षा है। उन्हें 60 वर्ष तक या जो पहले हो महाभियोग लगाए तभी हटाया जा सकता है, और 60 साल तक ही आराम से कार्य कर सकते हैं। निश्चित सेवा शर्तें क्या होगी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, आवश्यक विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा संचित निधि से किया जाता है। यानी निश्चित सेवा भत्ते जो उनको सैलरी मिलती है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को जो सैलरी मिलती है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और न्यायाधीशों के जो वेतन और जो भत्ते, यानी जो वेतन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उनको भत्ते मिल रहा है, तनख्वाह, जो अवकाश यानी छुट्टी मिल रही है, जो विशेषाधिकार मिल रहे हैं, जो उनको पेंशन का निर्धारण समय समय पर हो रहा है, वो संसद द्वारा संचित निधि से किया जाता है। ये देखना, एक बात याद रखना, कभी कभी यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेता है संचित निधि से किन को वेतन दिया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के यानी जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन संचित निधि से दिया जाता है, और इस पे किसी का भी प्रभाव नहीं होता, इसलिए उस न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। चौथा है न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकता, यानी न्यायाधीश की जो आचरण है, व्यक्तित्व है उस पे बहस नहीं हो सकती, क्योंकि न्यायाधीशों के कार्यों, निर्णयों और आचरण पर व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। ये संविधान में साफ कहा है कि उसके जो कार्य हैं, उन निर्णय हैं, आलोचना आचरण नहीं की जा सकती। हाँ, आप आलोचना या आचरण नहीं कर सकते, आप अपील कर सकते हैं अपर मतलब ऊपर वाले कोर्ट में, उसके निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके आचरण, उसके कार्यों पे आप आलोचना नहीं कर सकते। पांचवा है अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर न्यायालय की अवमानना को दोषी पाया जाता है, यानी वो दोषी पाया जाता है, अपमान कर रहे हैं न्यायालय का, तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला जा सकता, ना किसी राजनीति पार्टी, ना कोई NGO, कोई भी नहीं डाल सकता।
इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। कटौती, संसद को न्यायालय के न्याय क्षेत्र में शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। यानी जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो और अदर न्यायालय हैं, उनके जो न्याय क्षेत्र हैं उनमें कटौती नहीं की जाती। जो शक्तियां न्यायालय को प्राप्त हैं, न्यायाधीशों को प्राप्त हैं, न्यायपालिका को जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनमें कटौती नहीं कर सकती संसद, क्योंकि उनको, संसद को अधिकार ही प्राप्त नहीं है न्यायालय में कटौती करने का। अब न्यायपालिका की संरचना कैसी है, न्यायपालिका की संरचना बताइए। और न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, बिल्कुल ऐसे। एक बात याद रखना, ये त्रिभुज पिरामिड की तरह है। ये चार बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ बना के आप, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ऐसे आप बता देंगे। अब इसमें देख लेते हैं संरचना कैसी है, यानी स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम न्यायालय का, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा है वो देखते हैं। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, ये इंट्रोडक्शन है। ये 6 नंबर में पूछता है, ये 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, और ये 4 नंबर में। हर किसी में कैसे भी ये पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि कभी सर्वोच्च न्यायालय के पूछ लेगा, कभी उच्च न्यायालय के, फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय का पूछ लेगा एक काम। इसीलिए मैंने सर्वोच्च न्यायालय के 4, जिला न्यायालय के 4, उच्च न्यायालय के 4, जिला न्यायालय के 3 और अधीनस्थ न्यायालय का 1 कार्य लिखा है यहाँ पे। पहला है भारत में, इसमें इंट्रोडक्शन देख लें आप। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और फिर अधीनस्थ न्यायालय। यानी अब मैंने पहले ये पिरामिड आपको बना के दिखा दिया है, बिल्कुल इसी तरह बनाना है आपको पिरामिड। अब सर्वोच्च न्यायालय को देख लें आप। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सबसे बहुत बड़ा कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय। इसमें निर्णय भी बहुत बड़े लिए जाते हैं। इसके जो निर्णय होगा, जो फैसला देगा, ये सभी न्यायालय को मानना पड़ेगा। यह किसी अदालत की मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, हाँ बिल्कुल मंगवा सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। इसमें क्या होता है, अगर इस सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो नीचे की अदालतें, ये वाली जो नीचे की अदालतें हैं, अगर उनको लगता है कि इस केस को मैं हैंडल कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को, कि मेरे पास ये केस होना चाहिए, तो वो अपने ईजी से मंगा सकता है, मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है कि ये मुकदमा की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। तीसरा है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। जो उच्चतम न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की तबादला कर सकता है। तबादला का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र कर सकता है ये। चौथा है, यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये न्यायालय में ज़्यादा विलंबता हो रही है किसी केस में, तो वो क्या करेगा, उसी उच्च न्यायालय में ही किसी और मुकदमे को, मतलब एक जो मुकदमा चल रहा है एक न्यायालय में, उसे दूसरे न्यायालय में उस मुकदमे को उच्च न्यायालय में ही भिजवा सकता है। अब आते हैं उच्च न्यायालय पे। उच्च न्यायालय के पहली विषय वो है, निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। ये निचली अदालतें कौन? सुप्रीम कोर्ट के नीचे ये 3 अदालतें हैं, फिर उच्च न्यायालय के नीचे ये 2 अदालतें, याद रखना, जिला और अधीनस्थ उच्च न्यायालय के नीचे हैं। अधीनस्थ अदालतों के जो फैसले, यानी इन दोनों के फैसले की गई अपील सुनवाई कर सकता है। इनकी मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। कौन करेगा? जिला न्यायालय ही मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है। तीसरा, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ अदालतों की पर्यवेक्षण और निरीक्षण कर सकता है। यानी जो उच्च न्यायालय है, आप इसे हाई कोर्ट कह सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट, इसे हाई कोर्ट जो होता है, वो जो निचली अदालतें हैं इनके अब पर्यवेक्षता और नियंत्रण कर सकता है इनके ऊपर। जिला न्यायालय, जिसमें दायर मुकदमे की सुनवाई करती है, यानी जिले में
दायर मुकदमे की सुनवाई करती है, निचली अदालतें के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। ये अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी में बताएं कि ये कैसे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आपका पेपर अच्छा रहे। गंभीर किस्म के अपराधी मामलों को फैसला देती है कौन? जिला न्यायालय में जितने भी होते हैं अपराध गंभीर, किसी के आपराधिक मामले में फैसला दे सकती है। अधीनस्थ न्यायालय, ये लास्ट न्यायालय है आपका, फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करती है, यानी जो फौजदारी और दीवानी मुकदमे हैं उन पे विचार करती है। ये आपने संरचना देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया न्यायपालिका का। अब न्यायाधीशों को पद से हटाना या महाभियोग उस पर कैसे लगता है न्यायाधीशों का, उस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें मतलब कैसे हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को, उस पर ये है, ये टॉपिक है। ये स्टार पॉइंट इसी का टॉपिक है, स्टार पॉइंट में लगा के लिखना। क्यों? क्योंकि ये वो हैं न्यायमूर्ति जिन पे मुकदमा चला था लेकिन साबित नहीं हो पाया। न्यायाधीश, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले कदाचार या अयोग्यता के आधार पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने, यानी कानून व्यवस्था को उल्लंघन करने के आधार पर संसद द्वारा हटाना, यानी जो उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है या निम्न न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय जो भी है न्यायालय, उन सभी को उनके कार्यकाल पूरा करने से पहले कदाचार या अयोग्यता मतलब वो पढ़े लिखे ना हैं, अब उनकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, उनके अयोग्यता मतलब योग्य नहीं है उस पद के लिए, उसके आधार पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हो, मतलब अपनी मर्जी तानाशाही चला रहे हो, उसके उल्लंघन के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अब हटाया कैसे जाएगा? इसमें संसद के प्रत्येक सदन में से वह प्रस्ताव 2/3 मतों से उपस्थित सदस्यों द्वारा पास किया होना चाहिए, यानी जो संसद है उसमें जो भी प्रस्ताव आ रहा है महाभियोग मतलब न्यायाधीशों को हटाने के लिए, वो 2/3 मतों से अगर पारित हो जाता है, और इसके साथ साथ प्रत्येक सदन की संख्या का स्पष्ट बहुमत होना भी ज़रूरी है। यानी इसके साथ साथ क्या होगा, जो सदन में संख्या है उसका स्पष्ट बहुमत भी होना चाहिए। अगर हो जाता है तो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अब स्टार पॉइंट ये इसी का पार्ट है। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने जो क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। यानी 1991 में पहली बार जो संसद के 108 सदस्य थे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए ना प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी न्यायमूर्ति वीएन रामास्वामी पे आरोप था कि जो ये न्यायमूर्ति याद रखना जिन पे पहली बार महाभियोग चलाया गया था, ये पहले याद रखना जिन पे महाभियोग यानी पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया गया था, ये न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे के रूप में उन्हें वित्तीय अनियमितता की, लेकिन 1992 में उन्हें पंजाब व हरियाणा में सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाने की दोषी पाया गया। वह संसद बहुमत स्पष्ट ना कर पाई तथा महाभियोग नहीं लगा। यानी कांग्रेस पार्टी के समय में ये महाभियोग लगा था वी रामास्वामी पे कि उनमें ये आरोप लगा था कि संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, यानी उसे कानून के खिलाफ जाके काम किया। जो सामाजिक वो धन था यानी समाज के कल्याण के लिए जो धन था उसे निजी अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कांग्रेस पार्टी के जब शासन थे तब तो संसद में 108 सदस्यों को क्या किया, उन्होंने साइन कर दिया कि इनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन ये बहुमत समझ नहीं कर पाए और ये यहीं रद्द हो गया प्रस्ताव। अगला है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 6 नंबर में पूछता है इसलिए इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछता है। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूछे या शक्तियाँ पूछे, आपको यही लिखना है, यही आंसर है। आप
जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियाँ बताइए या क्षेत्राधिकार बताइए। अब इसमें क्या पूछता है, कभी सर्वोच्च न्यायालय के 2 क्षेत्राधिकार, 1 क्षेत्राधिकार, 3 क्षेत्राधिकार, तो मैंने 5 से क्षेत्राधिकार लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। पहला है मूल क्षेत्राधिकार, यानी मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि ये मुकदमा ऊपर की अदालतों में सुनना है तो वो अपने पास बुला सकता है। संघ और राज्यों के बीच तथा अन्य विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों को निपटारा करता है, यानी जो सेंट्रल है और राज्य हैं, केंद्रीय राज्य और जो राज्य हैं उनके बीच जो विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद होते हैं ना, उनको सुलझाता है। किसी भी विवाद को जो केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच हो उसको सुलझाएगा। एक या अधिक राज्य हो, एक हो चाहे मान लो एक राज्य हो, मान लो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश में अगर कोई विवाद हो उसको सुलझाएगा, हरियाणा और राजस्थान हो उसमें भी सुलझाएगा। ये बात है इसमें कही गई है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, इसमें न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में क्या है, संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेशी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिबंध और अधिक परीक्ष आदि पर न्यायाधीश जारी कर विभिन्न नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। यानी सर्वोच्च न्यायालय की एक पावर है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए परमादेश, उत्प्रेक्ष, प्रतिषेध अधिकार, पृच्छ अधिकार, रीट, ये रीट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इन सभी को जारी करके अधिकारों की रक्षा करे। अपीलीय अधिकार यानी अपील करना अधिकार, अपील अधिकार, क्षेत्रीय अधिकार, ये क्षेत्रीय अधिकार की जगह आप शक्तियाँ भी लिख सकते हैं। अगर शक्तियाँ शब्द का इस्तेमाल करें तो शक्तियाँ लिखें, अगर क्षेत्रीय अधिकार पूछता है तो क्षेत्रीय अधिकार लिखें। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में उसे निर्णय सही नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, उसे संतुष्टि नहीं होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है उस निर्णय पे दोबारा, उस केस पे दोबारा, उस मुकदमे पे दोबारा सुनवाई के लिए। इसमें एग्जाम्पल के लिए आपसे जो दीवानी, फौजीदारी और संवैधानिक मामले से जुड़े अधिनियम न्यायालयों के मुकदमों को अपील कर सुनवाई जाती है। यानी जो फौजीदारी मुकदमा है, दीवानी, फौजीदारी और संवैधानिक सवालों पर जुड़े अधिनियम मामलों में उसमें सुनवाई की जाती है। सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार, ये राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसमें संविधान अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार होता है। यानी संविधान में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय को जो है अधिकार है, सलाह लेने का अधिकार होता है कि राष्ट्रपति को सलाह दें, या राष्ट्रपति को अगर ज़रूरत लगता है कि मुझे सलाह की ज़रूरत हो, वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कौन से 2 मामले हैं? पहला मामला है ये, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विभिन्न प्रश्न उठाने पर, यानी कोई सार्वजनिक है यानी समाज के लिए जो मामले हैं उसमें कई सारे सवाल उठने लग गए हैं, उसमें निर्णय अगर राष्ट्रपति को चाहिए तो वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा है किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रतिबद्धता, प्रसंविधता आदि सदन मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। 5वां है पॉइंट इसमें विशेषाधिकार, यानी पर्सनल पावर, यानी पर्सनल विशेषाधिकार, हाँ पर्सनल पावर कह सकते हो आप। विशेषाधिकार, भारतीय भूभाग किसी भी अदालत द्वारा पारित मामले पर दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। यानी जो भारतीय भूभाग की किसी अदालत, मतलब कि कहीं भी किसी स्टेट की अदालत में आप चले जाओ, कहीं भी भारत में द्वारा पारित मामले या दिए गए जो फैसले पर स्पेशल लीव पीटीएल यानी पीआईएल आप कह सकते हो के तहत की गई अपील सुनवाई करने की शक्ति पर रहता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति के उपयोग, कि जो सुप्रीम कोर्ट है
वो परामर्श देने की शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, वो 2 पॉइंट है आपकी बुक में जो आप यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है कि इसमें सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले, इससे बाद में कानून विवाद से बचा जा सकता है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक को समुचित संशोधन कर सकती है। यानी जो कोई मान लो संसद कोई कानून बनाती है, अगर उसे लगता है कि वो कानून जो बन रहा है वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो वो क्या करे, वो सर्वोच्च न्यायालय जाए और उस कानून को दिखाए और उस सर्वोच्च न्यायालय में सभी उस कानून को उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और उसे वो निर्णय दे सकते हैं कि हाँ ये संशोधन ठीक है, वरना उससे सुधार करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा। जनहित याचिका क्या होती है, ये प्रीवियस में भी पूछा था और मैंने एग्जाम्पल के साथ यानी उदाहरण के साथ लिखे हैं, 2 उदाहरण भी लिखे हैं मैंने। जनहित याचिका क्या होती है, ये जनहित याचिका को याद रखना कैसे पूछता है, बहुत से सवालों में घुमा के प्रीवियस में पूछ लिया, आप ये शब्दों से इस सवाल को पकड़ सकते हो। जनहित याचिका कुछ गरीब व्यक्ति या जनहित से जुड़े मामलों पर सामाजिक कार्यकर्ता या स्वैच्छिक संगठन लोगों की भलाई से जुड़े मामलों को याचिका के रूप में न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। यानी जो इंडिया है उसमें जो गरीब लोग रहते हैं, जिनको ये मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, बुरी तरह गरीब होते हैं, उनके साथ शोषण हो रहा होता है, तो जो कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं ना, जैसे कि NGO, स्वैच्छिक संगठन NGO और या समाज के लिए जो कार्य करते हैं व्यक्ति, उनके जो वो वाले व्यक्ति होते हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, या मान लो NGO होती है ना स्वैच्छिक संगठन, वो लोग क्या करते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनमें पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो किसी बुराई में फंस जाते हैं, उन पे मतलब अत्याचार हो रहा होता है, उन पर दबाया जा रहा होता है, उन पर ज़बरदस्ती काम करा के मजदूरी भी कम दी जाती है, इत्यादि बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। उनसे जुड़े मामले को क्या करते हैं कि अगर देखते हैं इनके ऊपर अत्याचार, तो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं, उसे जनहित याचिका होता है। पर्यावरण को भी लाभ होता है और इससे कई विषयों पर न्यायालय खुद भी कार्रवाई करता है तथा इसके पक्ष में निर्णय लेने का देकर लाभ पहुंचाता है। यानी जनहित याचिका का मतलब होता है गरीबों के जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके साथ शोषण लिखा होता है, जिनके जानकारी नहीं होती और वो बेचारे क्या करते हैं कि गरीबों की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक तो उनका शोषण भी हो रहा है, उनका कोई भला भी नहीं होता, तो उसे जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इनके ऊपर तो गलत बात है, शोषण हो रहा है, इनको स्वतंत्रता मिलती चाहिए, इन पर जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी इच्छा से जीवन जिए। तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो एक जनहित रूप से ये एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डालते हैं कि इनके ऊपर ऐसा जी हो रहा है। तो क्या करती है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी सुनवाई करती है और उस पर निर्णय देती है। अब उदाहरण के लिए क्या हुआ, जो भागलपुर बिहार में जो जेल है ना, भागलपुर बिहार की जो जेल है, उसमें बंद जो कैदियों का मामला था 1989 में, हुसैना खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है जिसे, इसमें क्या हुआ कि जो जेल में बंद कैदी थे उन पे बहुत अत्याचार किया, अमानवीय तरीके से अत्याचार हो रहा था, भूखे मर रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, मतलब कुछ कैदियों को सुविधा भी तो दे रहे हो, खाना पीना नहीं ढंग से, बहुत बुरी हालत थी। तो उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या किया, हुसैना खातून एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उन्होंने क्या बिहार सरकार के नाम से एक अपील डाल दी कि ऐसे जेलों में ऐसे हिसाब बैठ रहा है कि जो जेलों में कैदी हैं उनके साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। दूसरा उदाहरण है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980 में एक केस आया था, ये जनहित याचिका का है एक उदाहरण। 2 उदाहरण ही लिखे हैं आप, क्योंकि आपकी बुक में भी 2 ही दिया है और ज़्यादा लिखवा के कोई फ़ायदा है नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, ये न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया, यानी
जो न्याय सक्रियता है वो संविधान में कब आया? 1970 के दशक में आया। जो न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर थे और पी.एन. भागवती, ओ जिन्ना रेड्डी और डी.एन. देसाई ने देश में न्याय सक्रियता की नींव रखी। यानी जो न्याय सक्रियता है, भारत में न्याय सक्रियता की सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य आया। न्यायमूर्ति की वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भागवती, ओ चिन्नापड़ रेड्डी, डी.ए. देसाई ने देश में न्यायपालिका सक्रियता की नींव रखी। अब इसमें क्या पूछता है कि न्याय सक्रियता की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव। एक बात याद रखना, ये सकारात्मक है, सकारात्मक प्रभाव है ये सकारात्मक प्रभाव, ये जनहित याचिकाओं की बढ़ती जनसंख्या सक्रियता न्यायपालिका नकारात्मक प्रभाव है। ये याद रखना, ये नकारात्मक और ये सकारात्मक। पहले सकारात्मक प्रभाव न्याय सक्रियता की राजनीतिक व्यवस्था पर की, मतलब राजनीति है जिसकी व्यवस्था पर क्या प्रभाव, सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखेंगे। पहला है, इसमें न केवल व्यक्ति बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिलता है। यानी इसमें ना केवल व्यक्ति, यानी सभी व्यक्तियों या समूहों को अदालत जाने का अवसर मिलता है। अपनी अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप प्लीज़ अदालत जाइए, कार्रवाई करेगी अदालत उस पर जो आपको शोषित कर रहा है। दूसरा है, न्याय व्यवस्था की लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने पर बाध्य रहती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, चुनाव प्रणाली को भी इसमें ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। न्याय सक्रियता में जो इलेक्शन चुनाव प्रणाली है। चौथा है, उसको स्वतंत्र और मुक्त बनाने, यानी स्वतंत्र रूप से काम कर सके, मुक्त रूप से किसी के दबाव में ना रहे, पूर्ण रूप से काम कर सके, इसको प्रयास किया गया है। चौथा है, न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शपथ देने का निर्देश दिया है ताकि वो लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव कर सके। यानी जो न्यायालय है, सक्रिय न्यायालय में क्या होता है, जो चुनाव लड़ने वाला प्रतिनिधि होगा वो अपनी संपत्ति बताएगा, मतलब इसे प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास, पैसा कितना है, आय का क्या सोर्स है, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या योग्यता रखता है, उससे संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया जाता है सक्रिय न्यायालय में, ताकि लोग ये जान सकें कि ये बंदा प्रतिनिधि का चुनाव कर सके, पढ़ सके, हाँ ये ठीक है। अब नकारात्मक पहलू पे आते हैं। जनहित याचिका की बढ़ती जनसंख्या सक्रिय न्यायालय का नकारात्मक पहलू। ये ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन पूछा था। न्याय सक्रियता में क्या होता है, न्याय सक्रियता का नकारात्मक पहलू भी पूछ सकता है और सकारात्मक पहलू भी। अब इस नकारात्मक पहलू में क्या जोड़ दिया, ये जनहित याचिका की बढ़ती जनसंख्या, यानी लोगों का बढ़ रहा मतलब शोषणता बढ़ती जा रही है, उतने ही सामाजिक कार्यकर्ता न्याय सक्रियता जनहित याचिका डाले जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपील डाले जा रहे हैं। तो वही इसमें क्वेश्चन बना कि अगर जनहित याचिका की बढ़ती जनसंख्या, तेज़ी से बढ़ रही है अपील सर्वोच्च न्यायालय में, सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू बना, वो है पहला इसमें है न्यायालयों को काम का बोझ बढ़ा। यानी बिल्कुल सही बात है, जो न्यायालय हैं, तीनों न्यायालय, वो क्या कर रहे हैं, उसमें काम का बोझ बढ़ता जा रहा है जनहित याचिका की वजह से। अपील डलती जाए, अब एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरी फिर केस आ जाए, अगर फिर दूसरा केस नहीं खत्म हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसी लगातार काम आए जा रहा है। दूसरा है न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला होता चला गया है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ कार्यपालिका और विधायिका के भी होते हैं, उनके कार्यों की वजह से वो काम सही से नहीं कर रहे हैं विधायिका और कार्यपालिका, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिक मुकदमे आ रहे हैं, उनके कार्यों पर ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इन तीनों के बीच में अंतर धुंधला होता जा रहा है। तीसरा है न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। बिल्कुल, और उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यायालय हैं, जितने भी 4 न्यायालयों में उन्होंने क्या किया, उन समस्याओं में उलझ गए जो कार्यपालिका का काम होता है, उन समस्याओं में उलझते गए। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, ये कार्यपालिका का काम है। भ्रष्टाचार के मामले में जांच करना, ये भी कार्यपालिका का काम है। चुनाव सुधार कराना, ये भी कार्यपालिका का, न्यायपालिका का नहीं, विधायिका भी कार्य है इसका, इन सभी का।
ये काम न्यायपालिका कार्यपालिका भी कर सकती है और विधायिका भी कर सकती है। उदाहरण के लिए आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। अगला है संविधान को दो विधियों का वर्णन जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करता है। यानी ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा था प्रीवियस में। जो संविधान है उसकी 2 विधियों का वर्णन करना है, आपको 2 विधि बताना है जो संविधान में है। संविधान की 2 विधियों में जिसमें सर्वोच्च न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वो अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे करता है? ये अनेक रीट जैसे ये क्या करता है, ये रीटों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये अनेक रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों की फिर से स्थापित कर सकता है। यानी ये रीट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्च न्यायालय को भी ऐसे रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून और गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर देता है तो उसे रोक सकता है। अगर उसे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को कि ये संविधान के खिलाफ है कानून तो उसे रोक सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अब न्याय पुनर्विलोकन की समीक्षा, जो न्याय पुनर्विलोकन है वो क्या है, वो उसकी समीक्षा है, वो मैंने 7 पॉइंट में बताए हैं। पहला है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को संवैधानिकता जांच कर सकता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी कानून को, यानी जो कानून है वो किसी भी कानून को क्या है संवैधानिक जांच कर सकता है कि ये संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा, मतलब कि संविधान के अगेंस्ट रूल नहीं कर रहा है। यदि वह संविधान के प्रावधान के विरुद्ध हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं ये कानून बहुत बेकार है, ये संविधान के खिलाफ जा रहा है और इससे लोगों का शोषण ही होगा और इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। दूसरा है संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एक बात याद रखना, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन जो शब्द है उसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तीसरा है संघीय संबंधों यानी केंद्र और राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी जो केंद्र और राज्य के बीच में जो मामले हैं, विवादित मामले हैं, उनको सुनने के सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है सुधारने के लिए। चौथा, कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोक सकता है। पांचवा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बिल्कुल मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानून पर भी लागू होती है। यानी जो स्टेट में बनेंगे कानून वो भी जो राज्य विधायिका में बनेंगे वो भी न्याय पुनर्विलोकन कानून के लागू होंगे। जनहित याचिका ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ोतरी की है। यानी जो जनहित याचिका है उसने नागरिकों के जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए ना न्यायपालिका की शक्ति की बढ़ोतरी की है। अब न्यायपालिका और संसद के बीच में क्या विवाद के क्या मुद्दे रहे हैं? हाँ, क्या मुद्दे रहे हैं? जो संसद है उस विवाद के क्या मुद्दे रहे हैं? जो न्यायपालिका और संसद के बीच में क्या विवाद वाले मुद्दे रहे हैं वो देखेंगे हम। पहला मुद्दा ये प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। पहला है संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकारों से हटना। यानी जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, इसलिए न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद का एक मुद्दा रहा है ये। दूसरा है मौलिक अधिकारों की सम्मिति प्रतिबद्धित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, ये स्पष्ट रूप नहीं है। यानी अगर संसद कोई कानून बनाती है और न्यायपालिका को लगता है कि अगर ये कानून संवैधानिक रूप से मतलब संविधान के खिलाफ जा रहा है तो उसे रद्द कर देती है।
तीसरा, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? ये विवाद का मुद्दा है, यानी जो संसद है उसके द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का क्या दायरा है, मतलब वो संविधान में कहाँ तक संशोधन करती है। अब मौलिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान का, उसमें तो संसद नहीं कर सकती संशोधन, क्यों? क्योंकि उसमें न्यायपालिका आ जाएगी। फिर क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे? ये एक विवाद रहा है। पांचवा है निवारक नज़रबंदी कानून, ये एक विवाद है। नौकरियों के में आरक्षण संबंधित कानून, ये न्यायपालिका और संसद के बीच एक विवाद रहा है। ये 6 विवाद मैंने लिखे जो इम्पोर्टेंट हैं। लोक अदालत क्या है? ये प्रीवियस में पूछा गया था और ये लास्ट है। लोक अदालत क्या है? पहला है, हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं। बिल्कुल सही बात है, गरीब हैं। न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए असमर्थ, इसके साथ साथ न्याय मिलने में भी काफ़ी लंबा समय लग जाता है। जो अपनी देश की न्यायपालिका है उसमें लोग, अपना देश है उसमें गरीब लोग रहते हैं, अधिकतर लोग गरीब हैं। अब क्या होता है, अगर उनके साथ अत्याचार होता है, वो न्यायालय जाते हैं तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है उनको न्याय मिलने में। इससे छुटकारा पाने के लिए जो में कुछ विषयों पर एक विशेष दिए एक निश्चित स्थान पर जजों को, मतलब एक दिन निश्चित स्थान पर एक जजों को बैठा दिया जाता है। यानी जो गरीब लोग हैं वो अगर जा रहे हैं अदालत तो उनको तो समय काफ़ी लग रहा है और उनको इंसाफ भी ढंग से नहीं मिल रहा, तो क्या करते हैं जजेस, वो एक दिन छुट्टी के विषय पे एक दिन रखते हैं और उस स्थान पे जाते हैं, बीच में बैठ जाता हूँ और एक मान लो ग्रुप की तरह बैठ जाएं, उस निर्णय को देखेंगे, मतलब उस घटना को देखेंगे, दुर्घटना को देख रहे हैं क्या केस है उसको देखेंगे और वहीं का वहीं उसका फैसला सुना देंगे। आप एक बार डेफिनेशन देख लें, हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं तथा न्यायालय से न्याय प्राप्त करने से इसलिए सार्थक, उसके साथ साथ न्यायालय मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसमें छुटकारा पाने के लिए कुछ विषयों पर एक विशेष दिन, ये दिन है, दिन एक निश्चित स्थान पर जजों को बिठाकर दोनों पक्षों को सामान्य निर्णय देकर मुकदमा समाप्त कर दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए दुर्घटना, बिजली संबंधित जो मामले होते हैं उनमें ये किया जाता है। अब ये एक 2 नंबर वाले हैं। अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों को पुनर्लोकन करने की शक्ति होती है। यानी जो उच्चतम न्यायालय अगर वो कोई मुकदमे पर निर्णय देता है और उसे बाद में लगता है कि नहीं मैंने निर्णय में कुछ जल्दबाजी कर दी है, तो उसे यानी दोबारा उसको सुनने, मतलब देखने के लिए, आदेश देने के लिए, सुनने के लिए, उसे दोबारा देखने के लिए उस पर शक्ति है। अनुच्छेद 144, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी सिविल और अन्य प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायता से कार्य करेंगे। अब है ये लास्ट था, इसमें से ये न्याय सक्रियता, आपको एक वीडियो आएगी विधायिका में, उसमें बता दूंगा। ये छोटा सा टॉपिक है, ये इसमें मैं नोट्स नहीं बना पाया और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कल की वीडियो में डाल दूंगा या पर जो भी आगे की वीडियो आएगी उसमें डाल दूंगा। अब आगे देखते हैं, विधायिका वाले चैप्टर में आएगा ये लास्ट वाला। ये है चित्र, NCERT की बुक में देखना आप चित्र। ये 135 पेज नंबर पे एक चित्र है, ये देखें चित्र, ये वाला 135 पे NCERT सॉल्व में पता नहीं किस पे है। NCERT में देखें ये वाला चित्र, ये डाक हड़ताल को दर्शा रहा है। ये जज साहब का ऑर्डर ये डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, यानी जो डाक हड़ताल है उस पर जो कोर्ट है उस पर हस्तक्षेप कर रही है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ देखें आप, विशेष रूप से डाक हड़ताल को दर्शाया गया है। बिल्कुल ये जो है ये चित्र, उसमें क्या है, विशेष रूप से इसमें डाक हड़ताल को दर्शाया गया है। इसमें निर्णय को अवैध घोषित किया क्योंकि इससे जनसाधारण का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। जो निर्णय था उसको क्या किया इन्होंने,
इसमें निर्णय को अवैध घोषित कर दिया, मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया, अवैध, क्योंकि इसमें जनसाधारण का जो जीवन था वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। न्यायपालिका में न्याय सक्रियता की भूमिका के रूप में दिखाई गई है, यानी जो ये केस है एक, इसकी भूमिका न्यायपालिका में न्याय सक्रियता के रूप में भूमिका दिखाई गई, न्याय सक्रियता के रूप में भूमिका इसकी दिखाई गई है। ठीक है। न्याय निर्णय सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों में हड़ताल नहीं करनी चाहिए। जो निर्णय आया इस पे, उस पे जजों ने ये कहा कि जो सार्वजनिक हित के से संबंधित मामले या जो विभाग हैं उनको हड़ताल नहीं करना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसे लगी ऐसे ढेर सारा कमेंट लिखें आप लोग। अभी के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगला चैप्टर हमारा संघवाद होगा। थैंक यू।